हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आराम से आप वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक और सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिक्स वाले क्वेश्चनों की और उसके बाद केमिस्ट्री वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिखता है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, यानी आपको जी और जी के बीच में संबंध बताना है। यहाँ पर देखिए, जो छोटा वाला जी होता है आप इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर आप कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और ये दोस्तों यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें अर्थ के केस में, यानी आपने यहाँ पे पृथ्वी को लिया, अर्थ को लिया और इसका आपने मास ले लिया me और इसकी आप रेडियस मान लेंगे re, यानी रेडियस ऑफ अर्थ re मान लेंगे कैपिटल में और इसको मास को me। मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कोई पदार्थ रखा है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मालूम होगा ये नीचे की ओर दोस्तों mg फोर्स लगाता है। आपको मालूम होगा न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर ma होता है। और चूंकि यहाँ पे ए जो है त्वरण है, यानी कि एक्सीलरेशन है, और यहाँ पे दोस्तों त्वरण का काम कौन करेगा? जी करेगा इन केस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर आप कह देंगे एफ बराबर एम जी यहाँ पर लगेगा। और एक केस यहाँ पर आप देखेंगे, यदि न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से देखें तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू मासेस, आप इसको क्या कह देंगे? एफ जी बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यदि आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें दोस्तों, इन केस ऑफ अर्थ ये दोनों क्या होनी चाहिए? ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कह देंगे एफ बराबर एफ जी करेंगे तो आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं एम जी बराबर हो जाएगा जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एन से एम यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और जी बराबर आपको मिलता है जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यही आपका दोनों में रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर में कौन सा वाला आपको दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला दिया है, तो आप डी वाले में टिक करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य W है। यदि वस्तु पर लगाए गए बल को दोगुना कर दिया जाए तो कार्य होगा। यानी आपसे पूछा गया है द वर्क डन बाई एन ऑब्जेक्ट इज W इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स वर्क डन विल। यानी आपको पूछा गया है यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पर आप आराम से देखेंगे, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे दोस्तों फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पे F फोर्स अप्लाई किया है और कार्य होता है वर्क डन जो है, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये आपको दिया गया है इक्वल टू W। अब यहाँ पे देखिए ये कहता है कि यदि आपने ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स एक्ट किया था F, आपने इसको डबल कर दिया यानी 2F कर दिया, तो यहाँ पे जो कार्य होगा यानी वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाई 2F फोर्स, तो ये क्या होगा आपको पूछा गया है। आपको मालूम होगा दोस्तों वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप इसको कहते हैं बल गुणा विस्थापन। और यहाँ पर आप क्लियरली देखते हैं यदि आपने बल को दोगुना कर दिया, यदि शुरू वाले केस में देखें तो आप यहाँ कहेंगे W बराबर F गुणा विस्थापन को आप यहाँ मान सकते हैं D, और सेकंड वाले केस में W बराबर हो गया आपका 2F गुणा D, या फिर आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F यानी फोर्स, और यदि आप फोर्स को 2 टाइम कर देंगे तो वर्क भी दोस्तों 2 टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कौन सा दिखता है? आप देखेंगे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको C वाला दिखता है 2W, तो आप C वाले में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक फुटबॉल का जड़त्व उसी आकार के पत्थर के जड़त्व से कम होता है क्योंकि, यानी आपको पूछा गया है अ फुटबॉल हैज़ लेसर इनर्शिया देन अ स्टोन ऑफ द सेम साइज बिकॉज। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, इनर्शिया को आप ध्यान देंगे यहाँ पे
इनर्शिया क्या होता है, या फिर आप इसे जड़त्व भी कहते हैं। आपको चूंकि नाम से ही लग रहा होगा, जड़त्व यानी कि दोस्तों जो वस्तुओं में जड़ता का गुण होता है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा होगा, यदि आपने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, मान लीजिए आपने टेबल या फिर कुछ भी आपने यहाँ पर रखा है दोस्तों, यदि आप इसको उठाना चाहेंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा। और ये बल किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितनी बड़ी है, या फिर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे कितना ज़्यादा है। यानी ज़्यादा मास के ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है या फिर इसको आपको यहाँ से डिस्प्लेस करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो यहाँ पे जड़ता का गुण होता है दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट को छोड़ना नहीं चाहती है या फिर उसका विरोध करती है चेंज करने का, इसी को आप कहते हैं इनर्शिया यानी कि जड़त्व का गुण। और यही दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम भी कहलाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी इनिशियल स्टेट में रहना चाहती है, भले ही वो मोशन में हो या फिर वो स्टेबल हो यानी कि विराम में हो। विराम में होगी तो विराम में ही रहना चाहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी जब तक उस पर आप कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करते। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है क्योंकि इस पर एक प्रकार का मास है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा जड़त्व होगा उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास होगा। यानी आप सीधे तौर पर कह सकते हैं जो इनर्शिया है या फिर जो जड़त्व है ये एक प्रकार से मेज़र करता है किसको, मास को। यानी कि आप यदि फिजिकली कहें, यानी कि आप यहाँ पे भौतिक विज्ञान के आधार पे या फिर आप फिजिक्स के आधार पर कहें तो यहाँ पे जो इनर्शिया होता है ये मास का मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर आप सीधे कह देंगे इसका संबंध किससे है दोस्तों। यदि आप फुटबॉल को देखें तो फुटबॉल में यहाँ पर अंदर एयर भरी है, और इतनी ही साइज़ का यदि आप पत्थर लें तो पत्थर चूँकि अंदर से ठोस है, सॉलिड है, या फिर आप कह सकते हैं इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो चूँकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो मास ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होने के कारण ही दोस्तों इसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप सीधे तौर पर कह देंगे फुटबॉल हैज़ लेस मास देन द स्टोन, यानी कि फुटबॉल का जो द्रव्यमान है वो पत्थर की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले में आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10⁻20 न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है तो चंद्रमा पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। यानी आपसे पूछा गया है द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 10⁻20 न्यूटन, देन द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ। यहाँ पर आपको मालूम होगा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि कहता है यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पे, यदि आप न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है दोस्तों यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे F12 फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर कितना बल लगाएगी, F21 लगाएगी, यानी कि F12 ही लगाएगी, लेकिन 21 यहाँ पर डायरेक्शन को दिखाने के लिए चूंकि लगाया गया है, F12 ही लगाएगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं F21 फोर्स अप्लाई करती है। यानी आप यहाँ पर सीधे तौर पर कहेंगे आपने यदि F12 फोर्स लगाया तो इतने ही अमाउंट में बट अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर भी फोर्स लगता है। यानी जितना फोर्स यहाँ पर लगाया गया है उतना ही फोर्स लगता है। आप इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, या फिर आप इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यदि पृथ्वी ने चंद्रमा पर F बराबर 10⁻20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो चंद्रमा यानी कि मून भी दोस्तों इस पर 10⁻20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्नौली का प्रमेय कहता है, यानी आपसे पूछा गया है बर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट। बर्नौली का थ्योरम क्या कहता है आपको पूछा गया है। आपको मालूम होगा दोस्तों यदि आप एक अनयूनिफॉर्म पाइप को लें, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा पतला होगा और यहाँ से ज़्यादा चौड़ा होगा, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ से एरिया A1 है और यहाँ से एरिया A2 है। मान लीजिए यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो करता है, LIQUID लिक्विड यहाँ से, यानी कि द्रव दोस्तों कोई फ्लो करता है, और मान लीजिए द्रव यहाँ पे V1 वेलोसिटी से निकल जाता है और यहाँ से बाहर निकलता है V2 वेलोसिटी के साथ में। मान लीजिए यहाँ पर इसका प्रेशर जो है, यानी कि जो द्रव का दाब है, और यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों जो लिक्विड है यानी कि जो द्रव है उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व आप मान लेंगे ρ1 यहाँ से है और ρ2 यहाँ से आप मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जितना द्रव यहाँ से जाएगा उतना ही यहाँ से निकलना चाहिए,
यानी कि मान लीजिए m मास का यहाँ से द्रव जाता है तो m मास द्रव ही यहाँ से निकलना चाहिए। आप इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो बर्नौली ने कहा जितना यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा लगेगी, टोटल ऊर्जा यहाँ पे जितनी होगी उतनी ही ऊर्जा यहाँ पे भी होगी। आप इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आप कह सकते हैं दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यदि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ पर आपको देखिए टोटल एनर्जी आप यहाँ पे देख लेंगे और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो प्रेशर एनर्जी है आप इसको P1 मान लेते हैं, और प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 रो v स्क्वायर कहेंगे, और प्लस जो यहाँ पे दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी होगी आप इसे कहेंगे रो GH, यहाँ पे बराबर कर देंगे। यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी है P2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे जो काइनेटिक है 1/2 रो v स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे V1 मान लेंगे और यहाँ पे V2 कर देंगे, और प्लस रो GH यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हाइट आप मान लीजिए H1 है ज़मीन से, और यहाँ पर हाइट मान लीजिए H2 है, तो यहाँ पर हाइट को H1 कर देंगे और यहाँ पर H2, तो ये दोनों का मान ही बराबर होगा। या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं, आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी है और प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है और प्लस जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आप इसे शॉर्ट में कह देंगे, शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि ये दोस्तों क्या रहता है, नियत रहता है। तो यही बर्नौली का नियम कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखते हैं पहला ही वाला ऑप्शन आपको दिया गया है 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो GH प्लस P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ए वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री का पार्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको दिखता है बेंजीन के सल्फोनीकरण में कौन सी सक्रिय जात या फिर आप कहें समूह का उपयोग होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव स्पीसीज इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। यदि आप बेंजीन के सल्फोनेशन की बात करें, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन यानी सल्फोनीकरण की बात करें तो बेंजीन का दोस्तों आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा। आप इसको इस प्रकार से बना लेते हैं, या फिर आप इसी को बना सकते हैं ऐसे भी। आप इसे कहते हैं अनुनाद की यहाँ पर प्रॉपर्टी, या फिर आप कहें रिजोनेंट की यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है। इसके अकॉर्डिंग दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट हैं। या फिर इसको आप शॉर्ट में कर सकते हैं अंदर एक सर्किल बना के। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप SO3 समूह का प्रयोग करते हैं और H2SO4 यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे आपको सल्फोनेशन प्राप्त होता है बेंजीन का, और ये बनाता है यहाँ पे HSO3। आप इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम कह देंगे आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यही दोस्तों यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर आपने क्लियरली देखा SO3 समूह का यानी स्पीसीज का यहाँ पर आप यूज़ करते हैं, यानी कि SO3 के प्रोटोनेशन के बाद में आपको ये मिलता है। आप कह देंगे SO3 का डायरेक्ट प्रोटोनेशन करने के बाद आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा दिखता है आपको, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखता है बी वाला, तो बी वाले में आप टिक करेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप फिलहाल क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे, और बाद में आपको इसके आगे वाले क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के बचे हुए हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे। आप ज़रूर लगातार देखते रहिएगा, हमारे साथ भी बने रहिएगा दोस्तों। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।